प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी परिवार की इस ऑनलाइन पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर की ओर से अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक प्रथम के हस्ताक्षर हुआ एक आदेश 5 नवंबर 2024 को प्राप्त हुआ है। उस आदेश के अनुसार विद्यार्थियों, राज्य के सभी राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 3, 6 और 9 के विद्यार्थियों का एक राष्ट्रीय सर्वेक्षण किया जा रहा है, जो कि उनकी दक्षताओं को नापने का काम करेगा कि किस राज्य में और किस जिले में जो विद्यार्थी हैं विभिन्न विषयों में अपनी जो सामान्य दक्षताएं हैं उनकी पूर्ति किस प्रकार से करते हैं। तो यहाँ परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 यानी कि PRS 2024 के द्वारा एक परीक्षा आयोजित की जाएगी और परीक्षा का जो यहाँ पर दिनांक दी हुई है वो 4 दिसंबर 2024 है और इसी के अंतर्गत किस प्रकार से वहाँ सर्वेक्षण में प्रश्न पत्र आने वाला है। तो यहाँ विद्यार्थियों, हमने कक्षा 9 के हिंदी विषय के अंतर्गत जो प्रश्न 100 प्रश्न उसमें दिए हुए हैं, उन्हीं प्रश्नों पर चर्चा करने के लिए आज हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं एक वीडियो लेकर के। तो विद्यार्थियों, आइए आप हिंदी विषय के अंतर्गत जो कि प्रश्न बैंक जारी की गई है उसी प्रश्न बैंक का अभ्यास करवाने हेतु सभी को निर्देशित किया गया है विद्यालय स्तर पर। तो देखते हैं विद्यार्थियों कि किस प्रकार के प्रश्न आने वाले हैं, आपकी तैयारी किस प्रकार से करवानी है, उसी के क्रम में ये प्रश्न बैंक जारी की गई है। तो राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने जो ये प्रश्न बैंक जारी की गई है, तो इस प्रश्न बैंक के आधार पर जो प्रश्नों का क्रम है उसको जारी रखते हैं। विद्यार्थियों, एक एक प्रश्न को देखना है और समझने का प्रयास करना है कि किस प्रकार से हम प्रश्नों को हल करेंगे। देखिए विद्यार्थियों, इसमें पहला प्रश्न है, काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली। इन पंक्तियों में से उस शब्द को छांटिए जो रात्रि का पर्यायवाची शब्द है। विद्यार्थियों, कैदी और कोकला नाम का एक पाठ आपके पाठ्यक्रम में है और उसी से ये पंक्ति ली गई है। तो यहाँ पूछा गया है विद्यार्थियों इसके माध्यम से कि यहाँ जो काली शब्द है वो बार बार आया है, लेकिन प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़ना है तो ध्यान में आता है कि रात्रि का पर्यायवाची यहाँ पर पूछा गया है। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर काली शब्द नहीं है क्योंकि काली का अर्थ होता है कालापन। लहर को देखते हैं तो लहर उर्मी होती है, समुद्र में तरंगें जो उठती हैं। कल्पना भी नहीं है क्योंकि एक सोचने की शक्ति है ये। यहाँ रजनी जो शब्द आता है विद्यार्थियों, आपने पढ़ा है रात्रि का ये पर्यायवाची शब्द है। तो यहाँ कोष्टक में आप लिख देंगे इसमें बै, यानी कि जो रात का जो पर्यायवाची है वो होगा रजनी। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं विद्यार्थियों, पहरे की हुंकृति, इसमें कुछ मिस्टेक्स हैं विद्यार्थियों मुद्रण व्यवस्था के कारण, तो आपको साथ साथ सही भी करनी है, सही तरह से समझना है। पहरे की हुंकृत की ब्याली, ब्याली विद्यार्थियों कहा गया है यहाँ सर्पिणी को, वहाँ जब पाठ पढ़ा था आपने। पहरे की हुंकृत की ब्याली, तो जो पहरेदार हैं विद्यार्थियों वो एक सर्पिणी के समान खड़े हुए, तिस पर है गाली, और वो बार बार उन कैदियों पर, स्वतंत्रता सेनियों पर गाली का प्रयोग करते हैं। ए आली हे सखी। पंक्ति में क्रम से किन किन चिन्हों का प्रयोग किया गया, यहाँ विराम चिन्हों के आपके ज्ञान को सही तरह से देखने के लिए यहाँ दिया गया है और आपको एक शब्द दिया हुआ है विद्यार्थियों क्रमशः। क्रमशः का मतलब लगातार, कि पहले कौन सा आया है उसके बाद में कौन सा है। ये आपको अच्छी तरह से पहले प्रश्न ही पढ़ने हैं और प्रश्नों को पढ़ करके अच्छी तरह से समझ करके उत्तर की ओर बढ़ना है। तो क्रम से शब्द लगा हुआ है, अर्थात पहले कौन सा चिन्ह फिर कौन सा चिन्ह। यहाँ देखते हैं विद्यार्थियों, हमने देखा कि यहाँ सबसे पहले जो चिन्ह लगा हुआ है वो कौन सा चिन्ह है, उद्धरण चिन्ह है। आपको बताए गए थे विद्यार्थियों, आपको पता भी होना चाहिए कि उद्धरण चिन्ह 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सिंगल और एक होता है दोहरा, यानी कि एकल
उद्धरण चिन्ह और दोहरे उद्धरण चिन्ह। तो यहाँ दोहरा उद्धरण चिन्ह से आगे चलते हैं। यहाँ आपको अल्प विराम ये दिखाई देगा। तो उद्धरण चिन्ह हो गया, उसके बाद में अल्प विराम हो गया, अल्प विराम है ही, इसको देखते हुए आगे जाते हैं हम। विस्मय आदि बोधक चिन्ह आपको दिखाई देगा, यहाँ पर विस्मय की स्थिति है। तो यहाँ क्रम जो मिलता है उद्धरण चिन्ह, अल्प विराम और ये आपका विस्मय आदि बोधक चिन्ह। तो विद्यार्थियों यहाँ इस व्यय वाले में उद्धरण चिन्ह, अल्पविराम और विस्मय आदि बोधक चिन्ह यहाँ पर प्रयुक्त हुए हैं। तो यहाँ व्यय सही है, इसलिए हम लिख देंगे विद्यार्थियों यहाँ पर व्यय। तीसरा प्रश्न देखते हैं विद्यार्थियों, भाव शब्द में कौन सा उपसर्ग लगने से उसका अर्थ कमी हो जाता है। तो भाव शब्द में कौन सा लगाते हैं कि उसका अर्थ क्या हो जाएगा, कमी। एक एक को देखते हैं। प्रय लगाते हैं तो प्रभाव हो जाएगा, नहीं होगा, कमी अर्थ इसका नहीं होता है। अधि लगाते हैं, अधिभाव हो जाएगा, इसका अर्थ भी कमी नहीं होता है। अनुभाव ये भी नहीं होगा। यहाँ अभाव जरूर हो जाता है, तो ए लगाने से अभाव शब्द हो जाता है और अभाव यानी होती है कमी। तो यहाँ विद्यार्थियों व्यय सही है, तो कोष्टक में हम उत्तर के रूप में लिख देंगे विद्यार्थियों व्यय। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, चौथा जो प्रश्न है इसमें दिया हुआ है, किस समूह का कोई एक शब्द अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए सभी को देखते हैं। इसमें दिया हुआ है दहन, दहन माने अग्नि होती है। धनंजय, धनंजय भी अग्नि का पर्यायवाची है। एक ये मिलता जुलता शब्द अर्जुन के पर्यायवाची से मिलता है। और जब ऐसा माना जाता है विद्यार्थियों की, जब अर्जुन धनुष चलाता था, उनके जो बाण थे वो अग्नि बरसाते थे। धनंजय शब्द का प्रयोग उसमें भी आता है अग्नि के में। वैश्वानर भी अग्नि का है, पावक अग्नि को कहते ही हैं। वहनी और कृषाणु भी अग्नि के पर्यायवाची हैं। अनल, आग, हुताशन ये भी अग्नि के पर्यायवाची हैं। विद्यार्थी यदि यहाँ पर अनल की जगह पर अनिल होता तो वहाँ हवा का पर्यायवाची हो जाता। लेकिन आगे देखते हैं वायु सखा, यानी कि वायु जो होती है वो अग्नि को बढ़ाने का काम करती है, उसका मित्र ये कही जाती है, ये भी अग्नि का पर्यायवाची है। यहाँ ज्वाला भी है, लेकिन विद्यार्थियों यहाँ पर देखने को मिलता है बृहन्नला। बृहन्नला नहीं है। बृहन्नला एक पात्र है जो कि महाभारत में आपको दिखाई देता है। जब अज्ञातवास में पांडव जब थे उस समय बृहन्नला का रूप धर करके, और अर्जुन उस विराट नगर के राजा के वहाँ रहे थे, तो वहाँ बृहन्नला उसका नाम था। तो ये अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ विद्यार्थियों हम दे देंगे इसमें उत्तर दे। पांचवा प्रश्न है विद्यार्थियों, निराहारी शब्द में उपसर्ग प्रत्यय मूल शब्द होगा। तो यहाँ देखते हैं विद्यार्थियों, सीधा सीधा इसमें दिखाई दे रहा है निर प्लस आहार प्लस ई। ये निराहार, निर आहारी, निराहारी, ई शब्द दिया हुआ है, बड़ी की मात्रा है, तो निर उपसर्ग है, ई प्रत्यय है और आहार शब्द है इसमें। तो यहाँ लिख देंगे हम व्यय। छठा प्रश्न है विद्यार्थियों, निम्नलिखित विकल्पों में से सही चिन्ह प्रयोग किस विकल्प में नहीं है। विद्यार्थियों जब आप प्रश्न हल करें तो इन शब्दों को अच्छी तरह से ध्यान रखें कि प्रश्न में क्या है पूछा जा रहा है या नहीं पूछा जा रहा है। तो यहाँ नहीं है, ये ध्यान रखना है कि सही चिन्ह प्रयोग कहाँ नहीं हुआ है। देखते हैं, हे प्रभु, देखिए इसमें लगातार इस प्रकार से जो विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है वो इस प्रकार से नहीं लगता है। यहाँ एक बार लग रहा है अरे के बाद में, वहाँ के बाद में, साथियों के बाद में, तो यहाँ तो सही हैं, लेकिन यहाँ हे के बाद में भी लगा हुआ है, ये भी लगा हुआ है, तो ये विकल्प सही नहीं है। और यही पूछा गया है कि कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो यहाँ हम ए विकल्प को लिख देते हैं। आगे देखते हैं विद्यार्थियों, वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द युग्म होगा। वर्तनी यानी कि मात्रा की दृष्टि से कौन सा जो शब्द है वो युग्म है, शब्दों का जो जोड़ा है वो सही नहीं है। तो यहाँ देखते हैं अतिथि है, तो अतिथि में बिल्कुल सही लिखा हुआ है, मुनि भी सही लिखा हुआ है। अब आगे जो हैं वो सभी गलत हैं। इसमें छोटी की मात्रा होनी चाहिए थी, इसमें ये सही है, इसमें तो ये गलत है। इसमें मुनि लिखा हुआ है, इसमें अतिथि गलत लिखा हुआ है। तो जो वर्तनी दृष्टि से सही शब्द युग्म है वो इस प्रकार से होगा। तो यहाँ विद्यार्थियों हम ए लिख देते हैं। आठवां है विद्यार्थियों, हन पंछी उपमुक्त गगन के पिंजरबद्ध ने गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे।
यहाँ विद्यार्थियों ऐसे पक्षी की के बारे में यहाँ पर वर्णन है जो कि हम जानते हैं कि उन्मुक्त गगन में यानी कि खुले हुए गगन में उड़ने वाले ये पक्षी होते हैं, और यदि इन्हें किसी सोने के पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो वो छटपटाते रहते हैं, उनमें व्याकुलता की स्थिति होती है। तो वो कह रहे हैं पक्षी कि हम जो पंछी हैं वो उन्मुक्त गगन के हैं, खुले हुए गगन के हैं, हमारी जहाँ इच्छा होती है हम उड़ जाना चाहते हैं, पिंजर बंद नहीं गा पाएंगे, और हमें जब पिंजरे में बंद करके रखा जाएगा तो हम कुछ भी गा नहीं पाएंगे कनक तीलियों से टकरा कर। यानी कि सोने की जो तीलियाँ हैं जो उसमें जड़ी हुई हैं पिंजरे में, उनसे टकरा कर के पुलकित हमारे जो पुलकित पंख हैं, प्रसन्नचित्त जो पंख हैं, उज्ज्वल जो पंख हैं वो टूट जाएंगे। तो यहाँ पूछा गया है इन पंक्तियों में पिंजरबद्ध पंछियों की कैसी भावना व्यक्त हुई है। तो विद्यार्थियों व्याकुल वो है नहीं, उन्मुक्त वो है नहीं, उन्मुक्त यानी स्वतंत्र नहीं है, स्वतंत्रता की स्थिति यहाँ पर नहीं है, तो व्याकुलता वो महसूस करते हैं। तो यहाँ 8वें विद्यार्थियों ए आ जाएगा। अनल आग को कहते हैं। अनल शब्द के किसी एक वर्ण में ई की मात्रा लगाने पर किस वर्ण का पर्यायवाची होगा। तो ये पर्यायवाची अनल में इसमें एक वर्ण में अनल में न में छोटी की मात्रा लगाने पर अनिल बन जाता है। अनिल कहते हैं विद्यार्थियों हवा को, हवा का पर्यायवाची है। तो इस प्रकार से इसमें से आ सकता है। तो ये इसका उत्तर होगा से, यानी कि हवा का पर्यायवाची ई मात्रा लगाने से हो जाएगा। विद्यार्थियों आगे चलते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। इसमें दिया हुआ है निम्नलिखित शब्दों में से घट शब्द का कौन सा अर्थ नहीं है। तो यहाँ घट घड़े को कहते हैं, तो ये इसका अर्थ है, जबकि पूछा क्या गया है नहीं है। इस प्रकार से आप प्रश्नों पर ध्यान दें और ये निश्चित करें कि हमें पूछा क्या गया है। तो घड़े का पर्यायवाची, घड़े का जो कौन सा अर्थ, ये घड़ा होता है, घट का देह भी होता है, जैसे कहते हैं घट 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 व्यापी, यानी कि प्रत्येक देह में प्रत्येक अंग में। घट माने कम भी होता है, घट यानी कि घटाव जिसको कहते हैं, माइनस जिसको कहते हैं। और ये जो धन होता है ये विद्यार्थियों घट का पर्यायवाची नहीं होता है, घट का ये अर्थ नहीं होता है, तो इसलिए इसमें द उत्तर ही इसका होगा। 11वां है किस समूह के सभी शब्द बादल के पर्यायवाची हैं। विद्यार्थियों आपको ध्यान देना है इन चीज़ों पर। एक प्रश्न नीचे भी आया है, इसमें एक वर्ण होता है विद्यार्थियों जय और एक होता है द, दोनों। अब यहाँ जय का जो मतलब होता है, जब ये प्रत्यय के रूप में लग जाता है तो जय को उत्पन्न करने वाला, पैदा होने वाला ऐसा कहा जाता है, और जो द होता है वह विद्यार्थी होता है देने वाला। तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि जब जय लगाते हैं तो पैदा होना, तो यहाँ यदि नीर में यानी कि पानी के पर्यायवाची में हम जब जय लगाते हैं तो कमल के पर्यायवाची बन जाते हैं, क्योंकि पानी में पैदा होता है, पानी में उत्पन्न होता है। और दय लगाने से देने वाला हो जाता है, जो बादल के रूप में आ जाता है। तो विद्यार्थियों जहाँ जय लगा हुआ है पानी के पर्यायवाची में वो तो कमल के हैं, और दय लगा हुआ है वो बादल के हैं। तो आपको देखना है कि दय कहाँ कहाँ लगा हुआ है, उसी प्रकार से ये होंगे। देखिए इसमें दय है, बादल के पूछ रहा है दय है, दय है, इसमें जय आ गया इसलिए ये नहीं होगा। द द द द सब में द है इसलिए ये हो जाएगा। यहाँ देखिए जय आ रहा है इसलिए ये नहीं हुआ, ये कमल का हो गया, ये भी कमल का हो गया, इसलिए इसमें उत्तर आएगा ब आ जाएगा, उत्तर आएगा इसमें ब। 12वां प्रश्न है कल रात से निरंतर बारिश हो रही है, इसमें क्रिया विशेषण है, यानी कि क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द क्रिया विशेषण होता है। तो यहाँ कौन सा ऐसा शब्द है जो क्रिया की विशेषता बता रहा है। क्रिया यहाँ पर क्या है विद्यार्थियों, होना, बारिश होना। तो यहाँ निरंतर जो शब्द है विद्यार्थियों वो बारिश की विशेषता क्या है, बारिश होना इसकी विशेषता है, निरंतर हो रही है उसकी विशेषता यहाँ पर बताई गई है। तो निरंतर शब्द हमारा आता है द में, तो ये हमारा उत्तर होगा द। 13वां प्रश्न देखते हैं। वे बात कर रहे हैं वाक्य में सर्वनाम छांटकर उसका प्रकार लिख दिए। वे बात कर रहे हैं, तो वे जो विद्यार्थियों है किसी पुरुष के बारे में कहा जा रहा है यहाँ पर, और पुरुषवाचक जो सर्वनाम होता है विद्यार्थियों वो 3 प्रकार का हमने आपको बताया था। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत ये अन्य पुरुष में आता है,
वह वे इस प्रकार से जब आते हैं जो वहाँ पर उपलब्ध नहीं है, तो वहाँ पुरुषवाचक सर्वनाम यदि आगे भी इसमें दिया हुआ होता कि अन्य पुरुष में आता है तो वहाँ भी यही होता, इसलिए वे पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है, इसलिए इसका उत्तर विद्यार्थियों ए होगा। 14वां प्रश्न देखते हैं विद्यार्थियों, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सकर्मक क्रिया का प्रभाव। तो विद्यार्थियों सकर्मक जो क्रिया होती है उसमें जो होता है वो कर्म होता है, तो इसका प्रभाव किस पर पड़ता है? कर्म पर पड़ता है। जबकि अकर्मक में किस पर पड़ता है? कर्ता पर पड़ता है। कर्मक होगी यानी कि कर्म से सहित होगी तो उसका प्रभाव तो कर्म पर पड़ेगा, तो पहले कर्म आएगा, उसके बाद में अकर्मक क्रिया होती है उस पर प्रभाव पड़ता है कर्ता का। तो यहाँ ब उत्तर के रूप में इसका ऑप्शन हो जाएगा। 15वां है विद्यार्थियों, अब ऐसे जब प्रश्न आते हैं विद्यार्थियों तो यहाँ आपको जो सही अर्थ स्पष्ट कर सके ऐसे वर्णों का या शब्दों का यूज करके वाक्य की पूर्ति करनी है जो अपना अर्थ अच्छी तरह से स्पष्ट कर सके। तो यहाँ जैसे देखते हैं हम, माँ से बच्चे ने खाना खाया, माँ से बच्चे ने खाना खाया। अब यहाँ माँ को बच्चे ने खाना खाया, माँ को जहाँ लग रहा है तो वो अलग सा लग रहा है, तो माँ से यानी कि माँ के हाथ से, तो ये विद्यार्थियों इसमें सही है। तो माँ से बच्चे ने खाना खाया, तो से और ने वाला जो है ए के रूप में वो आपका सही है। 16वां देखते हैं, शालू हथौड़ी से कील ठोकी। तो शालू ने, तो ने आएगा, और शालू क्या है यहाँ पर विद्यार्थियों कर्ता है, इसलिए ने वाला और कर्ता कारक वाला ये आपको उत्तर हो जाएगा। तो 16वें का उत्तर विद्यार्थियों यहाँ पर से हो जाएगा। ने है वो कर्ता कारक है। हम 4 लिखते हैं और तमाम खानदान हमें खाता है। अब विद्यार्थियों ऐसे प्रश्न आने की संभावना रहती है, उसमें लिखा रहता है रेखांकित शब्दों में सर्वनाम। तो ये सर्वनाम देखना है हमको कि ये सर्वनाम कैसा है। तो हमें देखिए विद्यार्थियों, जो यहाँ पर जो पुरुषवाचक जो सर्वनाम है वो उत्तम पुरुष में मैं और हम आता है, बहुवचन में आता है हम। तो यहाँ पुरुषवाचक सर्वनाम के रूप में आपको यहाँ ये मिलता है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। और हमें करना क्या है, क्योंकि जो रेखांकित है हमें शब्द उसको सर्ववचन के रूप में प्रयुक्त करना है, इसलिए 17 में विद्यार्थियों हम ए लिख देते हैं। 18वां देखते हैं, बात कड़वी थी पर 100% सच। कड़वी शब्द में विशेषण का प्रकार बताइए। तो कड़वा होना एक गुण है, इसलिए गुणवाचक विशेषण इसमें आ जाएगा। तो 18वें विद्यार्थियों हमें लिखना है ए। इस प्रकार से हमें विद्यार्थियों हल करने हैं। 19वां प्रश्न देखते हैं, दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। वाक्य में घोड़ों शब्द के संबंध में संगत है। अब आपको पता चल रहा है विद्यार्थियों ये बहुवचन है, तो यहाँ बहुवचन में भी क्या है, घोड़ा शब्द क्या है, यहाँ पर 2 चीज़ें पूछी गई। एक तो पूछा गया कि एक वचन है बहुवचन है, और दूसरी चीज़ संज्ञा की स्थिति पूछी गई कि जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है। तो यहाँ विद्यार्थियों घोड़ा जो शब्द है वो प्रयुक्त करता है अपनी पूरी घोड़े की जाति को, इसलिए जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ये आता है, और बहुवचन ये घोड़ा का घोड़ों होता ही है। इसलिए 19वें में ये जो घोड़ों शब्द है वो बहुवचन और जातिवाचक संज्ञा के रूप में आता है। तो विद्यार्थियों यहाँ पर ऑप्शन होगा हमारा ब। 20वां प्रश्न देखते हैं, तुम मुझको एक पुस्तक दो। वाक्य में अशुद्ध सर्वनाम को पहचान कर उसका शुद्ध रूप लिखिए। तुम मुझको जो शब्द है वो अशुद्ध है। मुझको की जगह यदि हम मुझे लगाते हैं तो ये शुद्ध हो जाता है, सर्वनाम शुद्धि के अंतर्गत ही आता है, इसलिए ऑप्शन होगा से। विद्यार्थियों 21वां प्रश्न है, वह पढ़ रही है, और दूसरा है वह लड़की पढ़ रही है। पहले और दूसरे वाक्य में वह शब्द किस रूप में आया है? वह शब्द किस रूप, यानी कि इसमें 2 वाक्य दिए हुए हैं, इसमें पहले में तो ये वह है और आगे चल के दूसरे में भी ये वह है। तो जिस प्रकार से यहाँ वह कर्ता के रूप में है, इसलिए ये सर्वनाम के रूप में है, तो सर्वनाम आएगा। इसका मतलब यह है कि जो सर्वनाम जिस ऑप्शन में लिखा हुआ है इसमें भी लिख रहा है सर्वनाम। लेकिन दूसरा जब देखते हैं कि जब सर्वनाम किसी विशेषण का काम करने लग जाता है
तो वहाँ वो सर्वनाम यदि विशेषण का काम करने लग जाता है तो सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। वह लड़की पढ़ रही है, लड़की जो है यहाँ पर संज्ञा है और जो संज्ञा है उसके पहले ऐसा लग रहा है कि ये विशेषण है और विशेषण यहाँ पर किसके रूप में है, सर्वनाम के रूप में है। तो यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण यानी कि ये अब सर्वनाम नहीं रहा है, वो सर्वनाम किसके तरह प्रयुक्त हो रहा है, विशेषण की तरह प्रयुक्त हो रहा है, इसलिए सार्वनामिक विशेषण आएगा। तो पहले वाक्य में सर्वनाम है और दूसरे में है सार्वनामिक विशेषण, इसलिए 21वां जो प्रश्न है विद्यार्थियों उसमें उत्तर होगा ब। 22वां देखते हैं, बाजार से कुछ सामग्री ले आओ। सामग्री में लिंग वचन संबंधित कौन सा विकल्प सही है। सामग्री विद्यार्थियों ज़्यादातर जो स्थिति आती है स्त्रीलिंग में आती है कि ई की मात्रा वाली आती है और सामग्री जो चीज़ है वो किसी एक चीज़ को व्यक्त नहीं करती, ये बहुवचन के रूप में आती है, इसलिए बहुवचन स्त्रीलिंग के रूप में ये हो जाएगा। तो 22वें में ब उत्तर यहाँ पर आपका सही होगा। 23वां देखते हैं, राधिका और ललिता में गहरी मित्रता है। यहाँ राधिका, ललिता और मित्रता शब्दों में प्रयुक्त संज्ञाओं को यहाँ देखिए, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी का नाम है, व्यक्ति विशेष का नाम है, ललिता ये भी तो दो तो लगातार व्यक्तिवाचक संज्ञा हुई, मित्रता ये भाव है, इसलिए व्यक्तिवाचक और भाववाचक ये इस प्रकार की स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हो जाती है। तो उत्तर के रूप में होगा ऑप्शन द। 24वां प्रश्न है, मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में। पद में कबीर ईश्वर को भावार्थ के आधार पर कहा गया है, कहाँ पाया है, ईश्वर को भावार्थ के आधार पर कहाँ पाया गया है, यानी कि ईश्वर तो सर्वव्यापी है, वो हर जगह मिलता है, वो उसे ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, सर्वव्यापी शब्द इसकी पूर्ति करता है, इसलिए 24वें में विद्यार्थियों ऑप्शन होगा अपना ब। 25वां देखते हैं, मिश्रित वर्ण एवं एक तो देखना है आपको मिश्रित वर्ण का अर्थ क्या होता है। एक होता है शिव, इसके अर्थ को स्पष्ट करने वाले समश्रुत यानी कि जो समान सुनने में समान लगते हैं ऐसे शब्दों का युग्म कौन सा है। देखिए संकर जो होता है, मिश्रित जो वर्ण होता है उसको संकर कहते हैं और ये शिव का पर्यायवाची है, यानी कि मिश्रण वाली जो अवस्था होती है उसको संकर कहा जाता है। से इसमें स्लेट वाला आता है, संकर और शंकर ये हुआ आपका शिव को प्रकट करने वाला। तो विद्यार्थियों इसमें से ऑप्शन सही है, तो 25 में विद्यार्थी होगा से। 26वां देखिए, मेरी पुस्तक कहाँ है। रेखांकित शब्द में कारक बताइए। मेरी शब्द है, इसमें पूछेंगे किसकी, यानी कि पुस्तक का संबंध किससे है, मुझसे। तो मेरी पुस्तक यानी कि अर्थ में संबंध कारक यहाँ पर दिखाई देगा, इसलिए यहाँ विद्यार्थी ऑप्शन होगा से। 27वां है, बैठे मारुत देखते राम चरणाविंद। इस पंक्ति में मारुति विद्यार्थियों मारुति जो शब्द है वो हनुमान का पर्यायवाची शब्द होता है, तो हनुमान के पर्यायवाची शब्द के रूप में यह आ जाएगा, इसलिए 27 में विद्यार्थियों ऑप्शन सही होगा ब। आगे देखते हैं विद्यार्थियों 28वां प्रश्न जो है वो है, हे न्याय अगर आधा दो उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम तुम रखो अपनी धरती तमाम। यहाँ विद्यार्थियों ये स्थिति आती है महाभारत काल की, जब पांडवों ने कौरवों से केवल अपना न्याय के लिए उसका जो उनके जो बट में आता था उनका विभाजन जो था, लेकिन वो इसने संतुष्ट हो गए थे और अधिकार को वो छोड़ने के लिए भी तत्पर हो गए थे कि हमें आधा राज्य नहीं चाहिए, केवल हमें तो आप पूरा का पूरा आधा देने में आदि आपको दिक्कत है हे पांडवों, तो आप हमें केवल 5 ग्राम दे दीजिए। 5 ग्रामों से ही हम अपनी उधर पूर्ति कर लेंगे। लेकिन यहाँ वो किसी को भी देने के लिए सुई की नोक के बराबर भी देने को राजी नहीं हुए थे। इसलिए यहाँ कवि किस बारे में ध्यान आकर्षित करना चाहता है, जो प्राकृतिक न्याय है वो यहाँ पर नहीं है, अपने अधिकार के लिए वो लड़ नहीं रहे हैं। लड़ते यदि तो वो पूरा का पूरा अपना जो आधा हिस्सा आता है वो लेते। पारस्परिक वैमनस्य यहाँ पर इसका अर्थ नहीं बैठता है। सौहार्द
के लिए अपना अधिकार वो छोड़ने के लिए तैयार हैं और यहाँ वो केवल 5 गांव लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो विद्यार्थियों यहाँ जो ऑप्शन होगा सही के रूप में वो सही होगा। 29वां प्रश्न, मान सरोवर सुभर जल हंसा केल करा है, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ अनंत न जा है। अर्थात यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि मानसरोवर में जो स्वच्छ जल है वो जब भरा हुआ है और उसमें हंस क्या कर रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं और वो मोती चुनने का काम कर रहे हैं, वो अन्यत्र कहाँ उड़ करके जाएं। इस साखी में हंसा केल कराहे का प्रतीकार्थ क्या है विद्यार्थियों, यहाँ जीवन का आनंद यहाँ पर प्रतीक के रूप में आया है कि व्यक्ति को अपने जीवन में आनंद प्राप्त करने के लिए जो उपलब्ध है उसमें ही उसे संतुष्टि प्राप्त कर लेनी चाहिए, इसलिए जीवन का आनंद लेना इसमें आएगा। तो 29वें में होगा बेटा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 30वां है, ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होए, सुवर्ण कलश सुराभरा साधु निंदा सोए। कबीर की एक साखी के अनुसार मनुष्य की पहचान उच्च कुल में जन्म लेने पर भी उनके कर्मों से होती है, क्योंकि देखिए ऊंचे कुल में जन्म यानी कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से जे करनी ऊंच न हो, जन्म तो ऊंचे कुल में ले लिया लेकिन उसके जो कर्म हैं वो ऊंचे नहीं हैं। सुवर्ण कलश सुरा भरा, यदि सोने के कलश में सुरा यानी कि शराब भरी हुई है, साधु निंदा सो, फिर भी उस सुवर्ण कलश की सभी निंदा करते हैं। अर्थात यदि ऊंचे कुल में जन्म लेने वाले व्यक्ति में अवगुण भरे हुए हैं तो उसका ऊंचे कुल में जन्म लेने वाला जो स्थिति है वो ठीक नहीं मानी जाती। तो इसमें आएगा विद्यार्थियों कि निम्न कुल का व्यक्ति अच्छे कर्मों से सम्मानीय हो जाता है, भले उसका कुल से कोई मतलब नहीं है, कितना भी नीचे कुल में उसने जन्म लिया हो, यदि उसके सदाचारी वो व्यक्ति होता है तो वो अच्छी स्थिति प्राप्त कर सकता है, सम्मानीय हो जाता है। तो इसमें ये ऑप्शन सही होगा, इसलिए विद्यार्थियों इसमें ऑप्शन होगा बे। और सरसों की न पूछो, हो गई सबसे सयानी, हाथ पीले कर लिए हैं ब्याह मंडप में पधारी। यहाँ फसलों के बारे में कहा गया है, प्राकृतिक स्थिति के बारे में कहा गया है कि फसल जब स्थिति ऐसी है सरसों की तो वो अब उसमें पीले पीले फूल उसके हो गए हैं, उसको हाथ पीले यानी कि उसके विवाह करने की स्थिति यहाँ पर है। उन पंक्तियों में प्रयुक्त शैली कैसी है, उसका प्रयोजन क्या है विद्यार्थियों, जब हम मुख्य रूप से देखें तो सरसों का जो पीला रंग है उसको इंगित करना यहाँ पर बताया गया है। और सरसों की विशेषताएं कुछ इसमें नहीं है, सयानी होने के बारे में भी बात नहीं है, लेकिन सरसों के विवाह का उल्लेख यहाँ पर किया गया है। अर्थात अब सरसों पक करके कटने के लिए तैयार है, इसलिए। और वैसे देखा जाए तो विवाह आदि इन प्राकृतिक वस्तुओं के नहीं हुआ करते हैं, ये सही उचित प्रतीत तो नहीं होता, लेकिन आपकी जो वहाँ से उत्तरमाला देखी गई है उसमें ये ऑप्शन दिया हुआ है। मेरे हिसाब से विद्यार्थियों सरसों का पीला रंग इंगित करना इसका उद्देश्य हो सकता है। अब ये कन्फ्यूजन वाला प्रश्न है विद्यार्थियों, आगे भी आप पाओगे कि कुछ प्रश्न इस प्रकार से दिए हुए हैं जिसमें कुछ वैसी गलतियां भी हैं मुद्रण संबंधी छपाई की, और कुछ में जो ऑप्शंस हैं वो भी उत्तरमाला के रूप में गलत दिए हुए हैं। तो यहाँ दोनों ही स्थितियाँ लगभग लगती हैं, लेकिन जो सबसे अच्छी स्थिति है विद्यार्थियों सरसों का पीला रंग को इंगित करना यहाँ पर दिया गया है। लेकिन ये जो शब्दावली है ब्याह मंडप में पधारी, तो सरसों के ब्याह का उल्लेख यहाँ पर किया गया है। एक इसी से आगे चलने का आगे जो प्रश्न है विद्यार्थियों वो आ सकता है, लेकिन जो यहाँ पर सही उत्तर जब देखें तो यहाँ ब्याह मंडप में पधारी ये जो एक्स्ट्रा शब्द आया है इसके अनुसार हम ये ऑप्शन सही मान लेते हैं, क्योंकि उसमें आगे भी बढ़ा गया। यहाँ तक यदि ये होता तो इसमें हम उत्तर देते विद्यार्थियों पीला रंग इंगित करना, लेकिन ब्याह मंडप में पधारी अर्थात उसके फूल झड़ गए हैं, पीली पीली सरसों है, अब वो कटने के लिए, मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि उसकी स्थिति जो है वो पक कर के तैयार होने की है। तो यहाँ सरसों के विवाह का उल्लेख यहाँ पर किया गया है। आगे देखते हैं इसी से संबंधित, इससे सारी की सारी आपकी जो पूर्व ऊपर का जो प्रश्न है उसकी स्थिति इससे हो जाएगी। सरसों के सयानी होने का क्या प्रतीकार्थ है,
केवल प्रतीक के रूप में है कि सरसों फसल पूर्णतया पक करके तैयार हो गई है, ऐसा इसमें कहा गया है। तो यहाँ विद्यार्थियों 32 में है से। तो यहाँ ऊपर के प्रश्न को अब दोबारा से देखते हैं कि विवाह का उल्लेख किया गया है, अर्थात पक करके पूर्ण जो स्थिति है, एक ऑप्शन इस प्रकार से आ जाना चाहिए था यहाँ पर, जो आपके विचलित नहीं करता। और वो प्रश्न आंसर ऑप्शन ये हो सकता था कि सरसों की जो फसल है वो अब पकने के लिए पक करके तैयार हो गई है, उसे काटने की स्थिति में वो आ गई है। देखिए 33वां प्रश्न है, कावा फिर काशी भया रामय भया रहीम, और मोट चून मैदा भया बैठ कबीर जिम। दी गई साखी में मोट चून मैदा भया, मोटा जो चून है वो मैदा हो गया है, अर्थात वो उसकी जो मोटी मोटी दुर्भावनाएं थी व्यक्ति के अंतर्गत वो समाप्त हो गई हैं। इसमें जो प्रतीकार्थक अर्थ है बेटा ये है कि ईश्वर को चाहे किसी रूप में मानो वह तो एक ही है, अर्थात यहाँ पर मोटा जो चून है उसको जब ज़्यादा हम पीस देते हैं तो उसकी स्थिति मैदा जैसी हो जाती है। तो है तो वही, ईश्वर को हम किसी रूप में माने वो तो एक ही है। तो यहाँ 33वें ऑप्शन में आएगा बेटा ब, इसका उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डार, स्वान रूप संसार है भूखन दे चकमार। तो हस्ती चढ़िए ज्ञान की, यानी कि ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करनी है, सहज दुलीचा डार, और सहज साधना का जो दुलीचा है उसकी जो चादर है वो डार करके हमें सहज समाधि में जाना है। स्वान रूप संसार है, ये संसार तो कुत्ते के रूप में भौंकता रहता है, भूखन दे झकमार, इसे खूब भूखने दो। प्रदत्त साखी में कबीर ने संसार की तुलना स्वान से की है, कुत्ते से की है, इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि संसार स्वान की भांति कारण बोलता रहता है। कोई आप संसार में कैसा भी अच्छा काम करिए वो हमेशा वहाँ जो बुराइयां हैं वो करने के लिए तत्पर रहता है, वो कुत्ते की तरह वो भौंकता रहता है। इसलिए विद्यार्थियों 34वां जो प्रश्न है ऑप्शन के रूप में इसका उत्तर आएगा ब। आगे देखते हैं विद्यार्थियों, ये जो अपन के प्रश्न हैं वो प्रश्नों की संख्या इसमें 100 है, इसलिए ये ज़्यादा बड़ा नहीं हो, इसलिए हम इस चीज़ को कई वीडियोज़ में 2 वीडियोज़ में इसको पूर्ति करेंगे। फिलहाल अगला जो प्रश्न है 35वां, उसके साथ अगले वीडियो में पुनः मिलते हैं। आप अगले प्रश्नों को तैयार करके रखें और हम उनका जो विस्तृत विवरण है उन पर चर्चा अगले वीडियोज़ में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।